हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैट्रिक की परीक्षा जो हुई उसमें जो भी प्रश्न आए थे उसके मैं आंसर्स आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे करेक्ट करके समझा दे रहा हूँ। बाकी बात जैसा कि आप इसको मिला लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर इसके दो मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस यू मार सकते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए होता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो यदि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ, यदि समीकरण 3x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल का मतलब है कि ये रूट दिया हुआ है, ठीक है, 0 शून्यक दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो दो तरीका है यहाँ पे, तो आप x के जगह पे आप रख के चेक कर लें कि कौन सा x का वैल्यू रखने से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। अदरवाइज आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3x² माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे आप 3x यदि कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे x माइनस बच जाएगा 3, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3, फिर ये 0। यहाँ पे एक आ जाएगा x का वैल्यू 3 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x का वैल्यू 1/3। तो एक तो 1/3 दे चुका था, लेकिन एक और पूछ रहा था, तो हमारे पास एक आंसर डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूल वास्तविक और समान होने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि b² माइनस 4ac जो होता है उसको 0 के बराबर होना पड़ता है। ठीक है, तो b यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका, ये 6k हो जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा 6k का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 36k² माइनस 4, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 है, तो 4a 9 और c की जगह भी क्या है 4 है, बराबर क्या करना होगा 0। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा 36k² माइनस ये कितना 4 चौका 16 9 144 इज इक्वल 0। अब 144 इधर पॉजिटिव आ जाएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट कितना 144/36। तो आप देख सकते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, और 36 का 6 आ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक कह रहा है 0 और एक कह रहा है -2। तो जब ये यहाँ पे रूट में है ना, तो यहाँ प्लस माइनस आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। यानी आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, अचर पद 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a होता है x² का गुणांक, यहाँ पे y² गुणांक ले लेंगे नहीं, तो 1/4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का a हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे कि जो 5 है हमारा, ये क्या है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो जाहिर सी बात है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है सार्व अंतर, वो दूसरा पद माइनस प्रथम पद अगर घटाते हैं तो वही आता है तीसरा पद, यानी 4x प्लस 1 माइनस 3x करने पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 3x माइनस एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 3x। तो 3x में से एक x घटेगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, और ये हो जाएगा 4x में से 3x घटेगा तो यहाँ पे x प्लस 1। अब x को इधर भेजिएगा तो x हो जाए, ये 2x में से घट के x हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा कह रहा है समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म। तो आप देख सकते हैं कि -4 में से घटाना होगा हमको 0, तो आप देख सकते हैं कितना आने वाला है -4। या आप और भी कर सकते थे ऐसा कि -8 में से घटा लेते आप -4, ऐसा कुछ, तो -8 ये +4 हो जाता, तो कितना आता रिजल्ट हमारा -4। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी इतना है, इसका कह रहा है 12वां पद। तो आपको पता होना चाहिए कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो a + n - 1 × d होता है, तो हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 12 - 1 × d, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पे, प्रथम पद 14 है, 14 है,
प्लस ये हो जाएगा 11 और डी सार्वंतर, तो आप 9 में से अगर 14 घटा के देखें तो -5 हो जाएगा, या 4 में से 9 घटाएं तब भी आपका -5 आ जाएगा। तो -5 यहाँ पे रख दीजिए, तो +14 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ गया 55, तो आंसर क्या आ जाएगा 14 ना, और यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो -41 यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, यानी प्रथम पद का हम लोग ए से दिखाते हैं, और ये हमको दे दिया 13, सार्व अंतर कह रहा है डी का जो वैल्यू है वो कह रहा है -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग, मतलब एन भी आपको दे दिया 10। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। तो एस 10 आपको निकालना है, 10 पदों का योगफल 10/2 हो जाएगा, नहीं n/2 इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू कितना यूज़ कर लीजिए 13, प्लस n यानी n का वैल्यू 10 -1 n - 1 तो ये 9 कर लेते, और d का वैल्यू -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और ये बड़ा ब्रैकेट 13 दूना कितना हो जाएगा 26, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -36 हो जाएगा, ये रहा ब्रैकेट। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए 5, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो फाइनली आपका ये -10 आने वाला है। ठीक है, -10 5 जा कितना आ जाएगा -50, तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 - 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये x है, ये आपका x' है, इधर आपका ये y है, और ये y' है। तो कह रहा है कि बिंदु 4 2, तो आप x की तरफ 4 आएंगे 1 2 3 4, और y की तरफ जो 2 जाएंगे तो 1 2, तो इधर आपका एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा, ये 4 2 हो गया। कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है। ठीक है, अब y अक्ष पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, y एक्स पे कोई पॉइंट होगा, तब इस y एक्सिस पे वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही इस एक्सिस पे कहीं भी वो हो सकता है। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पे करना क्या है कि दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र आप जानते हो ऐसा कि डिस्टेंस का स्क्वायर PQ बराबर में पढ़ा होगा वो x2 - x1 का होल स्क्वायर ना। तो अगर वो y एक्सिस पे होगा, जो भी पॉइंट होगा y एक्सिस पे मान लीजिए, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो होगा, बट x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था 4 और 2 था। ठीक है, तो अभी आप इसके भी डिस्टेंस हम अगर लगाएंगे तो x2 - x1 तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस y2 - y1, तो आपका ये कुछ ऐसा आ जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25, 16 इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर y - 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा। 25 में से आप 16 घटा होगा तो 9 आ जाएगा, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो फिर आपका यहाँ बचेगा y - 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस में आ जाएगा तो y, तो कितना वैल्यू आ गया y का 5 आ गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट अंडर है यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होगा, तो यहाँ पे ना एक वैल्यू ये +3 भी होगा और ये -3 भी होगा। तो यहाँ पे आपको +3 अगर यूज़ करेंगे तो एक y का वैल्यू 5 आ जाएगा, और -3 आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे y का एक वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट पे है तो जो है सो कि x तो 0 होने वाला है। ठीक है, और बहुत आसान है, क्योंकि आप देख लीजिए कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इन तीनों ऑप्शंस में आप x का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, निर्देशांक दिख रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसा वैल्यू है जिसमें x का जो है सो कि ये आपको 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर चाहते तो ऑप्शन से भी यहाँ पे आप चाहते तो आंसर इसको कर सकते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है सो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला है, कह रहा है कि बिंदु R 5 6 बिंदुओं A 6 5 एवं B 4 y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान होगा। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, और ये रहा इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो 6,5 है, और इधर जो पॉइंट है उसका निर्देशांक 4,y है, और इसको मिलाने वाला जो मिड पॉइंट है उसका वो जो r है उसका निर्देशांक है 5,6। तो हमने पढ़ा है ना कि x1 + x2/2 = x, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप क्या करें कि इसका जो 6 है और ये 4 है, जो x1 x2 है, इसको जोड़ दें तो 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो
x का वैल्यू आपको कहीं दिखाई दे रहा है 5, तो x तो नहीं पूछ रहा है ना, y पूछ रहा है। तो आप 5 + y कर ले, तो अगर आप 5 + y/2 कर देते हैं तो ये 6 के बराबर होगा। तो हो जाएगा कितना, 6 दूना 12 में से 5 घट जाएगा, y का वैल्यू 7, देख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बी आंसर इसका होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि वो x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे y का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 नंबर का ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए पहले तो इसको अरेंज करना होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला वैल्यू रखते हैं, आरोही या अवरोही में करते हैं, तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 5 को रख सकते हैं, उसके बाद आप 6 को रख सकते हैं, फिर आप 7 को रख सकते हैं, फिर आप 8 को रख सकते हैं, फिर आप 9 को रख सकते हैं, फिर आप 10 को रख सकते हैं, फिर आप 12 को रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 5 और 3 8, और यहाँ भी 3 3 6 2 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जब सम होता है, जब आंकड़ों में पदों की संख्या सम संख्या, तो क्या होता है, n/2 आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, n/2 प्लस n/2 + 1 ऐसा आपने पढ़ा होगा जो पद होता है, और बटा 2। मुझे यहाँ तक लग रहा है कुछ फ्रैक्शन आने वाला है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये 8 पद है इसमें, तो 4 और ये रहा 4 8, तो 8 का यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे, तो 8/2 क्या आएगा 4। तो चौथा पद कौन सा है, 7 है, और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू 5वां पद आ जाएगा। तो 7 और 8 का आपको जोड़ना होगा, 15/2, ये 7.5। ऐसा लगा था मुझे कि फ्रैक्शन होगा। ठीक है, 12 कह रहा है कि यहाँ पे बहुलक क्या है, तो बहुलक देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इसकी बराबरता कितनी होगी 4। तो सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ पे आपका जो बहुलक हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक बार आया है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है, जो स्वयं और उस नंबर से कटे और किसी और चीज़ से नहीं कटना चाहिए। तो आपको तो ये स्पष्ट होगा कि 13 का यहाँ पे कोई बालक ने मारा भी है, ऐसा कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो फॉर्मूला। तो बहुलक का वैल्यू आपका निकालना है, तो बहुलक बराबर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 3 गुणे माध्यिका यानी कि मीडियन एमी, और आपका -2 गुणे माध्य, जिसको आप x बार से ऐसे दिखाते हो। तो 3 गुणे माध्यिका कितना दिया हुआ है 9, -2 गुणे 8.9। यहाँ पे आप 9 × 27 कर सकते हैं, -2 से गुना करिए, 2 9 18 और 2 8 16 1 17, और यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे आपका 6, तो फिर एक 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 जाएगा तो 9, और 1 1 -0, तो 9.2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 19 + 25/2 कर सकते हैं, और आपका कितना आ जाएगा 9 5 14 2 1 3 4/2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, घटना ई, किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं, मतलब घटना होने, किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। तो ये बात आप जानते होंगे, जब प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 शीर्ष, मतलब यहाँ पे हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो उसकी ऐसी घटना की संख्या क्या है 1 है, यहाँ पे आपका 1/4 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष यहाँ पे हेड को कह रहा है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए, ऐसे आप एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है इसका कुछ शैडो है, तो शैडो ऐसे कुछ बनेगा ना। तो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है और इसका जो शैडो है यानी कि जो छाया है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, मतलब जो h है वो x का √3 टाइम्स है, मतलब जितना छाया है उसकी √3 गुनी उसकी ऊंचाई है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर
उस स्तंभ की छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण आपका ये हो जाएगा थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप tan थीटा अगर ले लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p/b, तो x √3 और बाई आपका x, तो x कैंसिल हो जाएगा और √3, और आपको मालूम है कि tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो थीटा जो होगा आपका वो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 19 जो है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लसा बताइए। तो आप सीधे यहाँ पे अभाज्य संख्या है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a गुने b, यानी आपका यहाँ पे c हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न 20 है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1/3 पॉसिबल है, 0.3 भी पॉसिबल है। उसके बाद आपका जो है 33%, तो 33% का मतलब होता है 33/100, नहीं तो ये 0.33 आएगा। ये आपका 7/6 जो है ये 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, और हमको पता है कि जो प्रायिकता का मान होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होता है, वो 1 होगा, नहीं तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों कह रहा है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 7/6 कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है। तो 21 है, समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो चलिए हम यहाँ पे मूलों का योगफल अगर निकालना चाहते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा चाहते हैं, तो वो होगा -b/a, तो माइनस और -b के जगह पे है 12 है, और ये हो जाएगा 7, यानी आ जाएगा हमारा 12/7। और फिर कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणनफल यानी कि c/a, तो 18/7। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो होता है अल्फा प्लस बीटा जो है और अल्फा इंटू बीटा जो है उनका रेशियो। तो हमको यहाँ पे आराम से कर सकते हैं कि जो 12/7 है, गलत हो गया यहाँ पे, 12/7 है बाई कह रहा है कि 18/7, तो 7 है 7 तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 12/18, 6 से कट जाएगा, 6 × 18, 6 × 2 = 12, 2/3, यानी आप कह सकते हैं 2:3। आराम से आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डी को टिक आउट कर सकते हैं। आगे 22 पे आते हैं, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। देखिए यहाँ पे वो जो c है वो कह रहा है निकालने के लिए, तो कह रहा है तो अब अगर मूल बराबर होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि b² - 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप कर सकते हैं कि b² = 4ac कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं कि b² और 4a इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा आपका c, तो b²/4a आपको दिख रहा है कहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे। प्रश्न 23 है, कह रहा है y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए, और ये रहा आपका y एक्सिस, तो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि y = 10 पे जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका ऐसा ग्राफ हो जाएगा, यदि ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और ये आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन 0 0 2, ऐसा ग्राफ। ठीक है। तो कह रहा है कि x अक्ष के समांतर होगा, तो आराम से आप यहाँ पे ऑप्शन ए टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है 24 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश का सिंबल होता है वो हुआ माइनस, तो दोनों वैल्यू देख लो, नेगेटिव जो होगा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, तो आप देख लो n/2 × 2a + n - 1 × d, सीधे तो फॉर्मूला दिया हुआ है, या सोचना ही नहीं है। 25 का c आराम से आप टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं कि जैसे कि n + 1/2 पद ना, तो यहाँ पे चौथा जो टर्म होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो 10 आपका आ रहा है ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे 26 आप देख सकते हैं, कह रहे समांतर श्रेणी 2 7 10 12 का 10वां पद क्या होगा। तो आराम से आप कर सकते हैं a10 = a+, तो हो जाएगा 2 + 9d, और 7 में से 2 घटेगा तो 5 सार्वंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 9 = 25 45, तो 47 ऑप्शन सी हमको दिख गया। आगे जो है सो कि 27 समांतर श्रेणी इतना है, इसका nवां पद क्या होगा। तो आराम से आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, a यानी कि प्रथम पद 14 + n - 1 और d, तो आप 9 में से जब 14 घटाने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, सोचिए, आपको मिलेगा -5। थोड़ा गुना ठीक से कीजिएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा प्रॉब्लम होता है, गलती यहीं पे होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना -5n + 5, ऐसा कुछ आने वाला है। तो आपका कितना आ जाएगा 14, और 5 अब ऐड करेंगे तो ये 19 - 5n होने वाला है।
यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, वही चीज़ है यहाँ पे, एकदम एक्यूरेट आंसर मिल गया। 19 माइनस 5 एन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है समांतर श्रेणी 2 7 इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या है। तो आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, S 10 बराबर 10/2 यानी कि 5 n/2 करेंगे तो आ जाएगा इंटू 2a, तो मैं सीधे 4 कर देता हूँ, प्लस n-1 यानी कि आपका n-1 यानी कि 9 आ जाएगा। 10 - 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, और इंटू d, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका सर्वांतर 5 आ जाएगा। मैंने बड़ा शॉर्टकट यूज़ कर लिया होगा, 5 इंटू 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो जाता है, वो आपका 49 हो जाता है। ठीक है, ओके। शायद ये NCERT का ही क्वेश्चन है। 5 अगर गुना करते हैं तो 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20 और 4 24, 2 4 5 यहाँ पे आपका ऑप्शन ये दिख रहा है। ठीक है, 29 आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण इतना अगर a बराबर नहीं हो 0 तो x के मान होंगे। तो आपने पढ़ा होगा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य जो रूल आपने पढ़ा, -b + -√b² - 4ac। मुझे तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी। कह रहा है कि बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी। तो आराम से आप इसको p मान लीजिए और p क्यू निकाल दीजिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 15 में से 9 घटाइए, कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस और 11 में से 3 घटाइए तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसका बउआ रूट निकाल लो तो जोड़ोगे तो 100, 100 का वर्गमूल आपका फाइनली 10 आ जाएगा। ऑप्शन बी सामने दिख रहा है, टिक आउट कीजिए, आगे बढ़िए। तो परिधि बराबर आप जानते हो क्या, 2πr, और वृत्ताकार क्षेत्र है तो उसकी परिधि कितनी दी है 4π, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया ना, 2 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो r बराबर कितना आ गया 2 आपका आ गया ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसकी कितनी होने वाली है 2 मीटर आराम से रेडियस हो जाएगी। त्रिज्या यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको घुमाया जा रहा है, अर्धवृत्त यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या दी हुई है, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति का मतलब है कि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए और ये भी आपको चाहिए, तो व्यास भी चाहिए और ये भी चाहिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे रेडियस आपका दे दिया कितना 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60। तो आपने पढ़ा होगा कि चाप की लंबाई जब निकालते तो फॉर्मूला क्या लगाते थे, θ/360 × 2πr। तो चलो थीटा 60 है तो रख दोगे तो कट के कितना आ जाएगा 1/6 × 2 पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए, क्योंकि रेडियस आपका कितना दे रहा है 21, 7 से आराम से कट जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। और यहाँ से आप 2 से काट सकते हैं कितनी बार में 3 बार में 6 को, और 3 से 3 कट गया, कितना आ गया बाबू आराम से 22 आ गया। ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इधर 33 अगला कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, 1/27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो घन अगर है क्यूब है तो उसका क्या होता है भुजा का क्यूब, तो होता है a1 का क्यूब कर दीजिए, और यहाँ पे दूसरा कोई घन होगा तो उसका a2 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/27। तो पहले इनके भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए, तो 1/a1/a2 करिएगा और इसका क्यूब रूट निकालिएगा जिसको घनमूल आप कहते हैं, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6 × साइड यानी 6a1 का स्क्वायर बाई 6a2 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया ना, तो आराम से आप 1/3 रख के और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो 1/9 आ जाएगा, यानी 1/9 आ जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिख रहा है। तो आर लिख देते हैं, ये आर दे दिया और ये क्या है एस दे दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r। ठीक है, ओके। और कह रहा है कि इस एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप फॉर्मूला ही लिख दीजिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए 2πrh होता है, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया ना, और h + r, तो h + r जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 80 और 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और बटा में क्या कह रहा है आपको h, तो h कितना था आपका 20 है, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 5:1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन दिया हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, 50 बार रिपीट ज़्यादा कर रहा है तो इसकी बराबरता ज़्यादा है, तो हो गई, बहुलक मिल गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, यानी आपका XI दिया हुआ। ठीक है, FIS संगत बराबरता है। ठीक है, एवं x बार यानी कि माध्य है, तो सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI x बार हो जाएगा यानी कि माध्य हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो योगफल 1 होता है, तो 1 में से आप घटा लीजिए तो 1 - P हो जाएगा। ठीक है,
तो दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, तो वो जो है आपका 1/36 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसा चांस होगा जब दोनों पर 5-5 आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं ऐसे 4 + 5 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, +9 + 11 + x बाई कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 5 यहाँ बाई 5 ले लीजिए, और इसका मान दिया 7, तो ले लीजिए आप इधर, तो ये 35 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लीजिए 4 5 9 9 18 और 1 19 और 10 29 प्लस x इज इक्वल कितना आ जाएगा 35, तो इधर माइनस में आएगा, तो x बराबर घटाइए 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूल की प्रकृति बताने के लिए आपको पता होगा कि हम लोग क्या निकालते हैं, b² - 4ac ना, तो b तो आपको 4 दिख रहा होगा, तो 16 - 4 a 4 है और c क्या है 1 है, तो ये फाइनली आपको 0 आने वाला, तो क्या है वास्तविक होगा असमान नहीं, वास्तविक और बराबर, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ठीक है, यदि 3α = 90 है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, तो 3 पहले डिवाइड में आएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ 30 रख दीजिएगा तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है 1/2 होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 45 + थीटा दिया और माइनस कॉस 45 + थीटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी दिया हो, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप कॉस 45 माइनस थीटा दिया होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस ऐसा कर सकते हैं 45 माइनस थीटा, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो फाइनली कैसा आ जाएगा साइन, ये आपका आ जाएगा 45 + थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस था, तो माइनस अब लेकर के इसे सॉल्व करते हैं, तो जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में है, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आने वाला है 0 आ जाने वाला है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण इतना और इतना के हल हैं, कह रहा है कि बताइए आप इसका हल क्या, तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पे आप 7x लिख दीजिए, फिर माइनस यहाँ पे 4y लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन कोई मेथड नहीं पूछ रहा था, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, तो आप कैसे करेंगे इसको, तो आप 2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10x प्लस ये आपका हो जाएगा 4y, और ये हो जाएगा आपका 32, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करिए, ऐड कर लीजिए, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 10x और 7x कितना हो जाएगा, ये आपका 17x 17x हो जाएगा, और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो 17 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब x का वैल्यू देखिए 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से कोई हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है, तो x का वैल्यू 2 किसी में रख लेते हैं, तो 7 दूना इसमें रखते हैं तो कितना आ जाएगा 14 - 4y = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 = 4y, 4 3 12, यहाँ पे y3 आ गया और x2, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC = 36 है एवं क्षेत्रफल DF 49 है, तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, तो हमको पता है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, एक का भुजा x और एक y, तो इसके वर्ग के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यानी 6:7 आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप इत्मीनान से यहाँ पे ऑप्शन बी टिक आउट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE जो पैरेलल है वो BC के, ठीक है, ऐसा कुछ, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ, ये रहा त्रिभुज आपका ABC, A यहाँ आपका आ गया B और ये C, और ये रहा D और ये E, तो जो DE है वो BC के पैरेलल है। अब कह रहा है कि AD/DB 3/5 और AC कह रहा है पूरा का पूरा 5/6, तो कह रहा है E बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान करने का ये जो है सो कि अपना वो दिमाग लगा दिया है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 3/5 = AE/EC। ठीक है, AD/DB जो है 3/5 दिया और बराबर AE/EC, थेल्स फॉर्म में से आप देख सकते हैं ऐसा होता है। ठीक है ना, तो आपने इसको ऐसा कर दो 5/3 इसको उल्टा करके और +1 ऐड कर दो, तो इधर भी आपको उल्टा करके EC/AE, और इसमें यदि आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, और ये पूरा EC प्लस AE और बटा क्या हो जाएगा AE। ठीक है, आपको तो ए ही चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा 8/3
बराबर EC और AE जोड़ेंगे ना, EC और AE जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा AC हो जाएगा, और वो आपका दे रखा है 5.6 और बटा आपको चाहिए AE, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से आप काट सकते हैं, 8 से 56 0.7, तो आ जाएगा AE इज इक्वल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 तरीके के 2.1, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपका रेडियस दे दिया, यहीं पे आप आर लिख दीजिए। वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्या 10 है, वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ देखिए, यहाँ पे ये जीवा है और ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है। ये अगर 90 था तो ये फर्स्ट क्लास का आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, तो आपका तो मैं बता दूं कि 10√2 आंसर आने वाला है। आप ऐसा कर भी सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा, और 10√2 यहाँ पे सी ऑप्शन कर दीजिए, टिक आउट आ जाएगा। अगला है कह रहे हैं cos 60 इंटू cos 30, तो cos 60 का वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, और आपका cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, ठीक है, माइनस sin 60 क्या होता है, ये होता है √3/2 और इंटू sin 30 1/2, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पूरा 0 आने वाला। सी को टिक आउट करिए और आगे बढ़ जाइए। 50 क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या होती है, तो रैखिक समीकरण में तो चर के घात की भाई एक संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको, ठीक है, बहुत सिंपल था। अगला 51 कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल 4/3 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये tan थीटा जो होता है वो p/b होता है, तो परपेंडिकुलर आप 4 की तरह ट्रीट कीजिए और बेस 3 की तरह ट्रीट कीजिए, ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे h निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ p/h, तो आप कर सकते हैं साइन का वैल्यू 4/5 और cos के लिए क्या कर सकते हैं b/h 3/5, तो आप ऐड कर लेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 7 आपका ऑप्शन सी है, लेके आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको अगर प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो cosec क्या होता है आप देख लो थोड़ा सा, 1/sin थीटा, और माइनस cot क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, और इसका पूरा का पूरा क्या होगा होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर कर दो, और नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर था तो रोगे तो ऐसा है। अब इसको आप कर सकते हैं 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो अब इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस में तोड़ेंगे तो 1 - cos 1 - cos कट जाएगा, तो बचेगा 1 - cos बाई 1 प्लस cos, यानी फाइनली आपका ये वाला रिजल्ट आने वाला है 1 - cos बाई 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो सकता है। 53 कह रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा बटा 360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। तो आपका ये तो नहीं होगा, बी देख लिया जाए 2πr थीटा बाई 360 2πr, ऑप्शन हमको बी यहाँ पे मिल चुका है, और ये तो होंगे नहीं सी और डी, क्योंकि इसमें r स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो नहीं होंगे। अच्छा अगला आप देख सकते हैं, ये कह रहा है इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट करता है, और कॉसेक आप इसको लिख सकते हैं 90 - 11, और नीचे वाला आपको ऐसे ही रहने दीजिए ना, कॉसेक 79, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका 8 में से 1 गया 7, तो ऊपर भी क्या हो जाता है ये cosec 79, नीचे भी cosec 79, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको तो देख के आंसर कर सकते हैं। एक पहिए का व्यास आपका डायामीटर यहाँ पे दे रखा है 40, तो रेडियस दिमाग लगा दो फटाक से 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आप इसकी परिधि के बारे में फिक्र करो, तो 2πr यानी 2π का वैल्यू 22/7 ले लो, और रेडियस कितना था 20, ठीक है ना। तो इसका जो परिधि होगा 1 साइकिल में इतना ही चक्कर लगेगा, ठीक है। तो अगर 176 सेंटीमीटर जैसे कि ट्रैवल किया है, एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 40 सेंटीमीटर दिया और 176 मीटर ये दूरी में दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो यहाँ पे आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो ये कट जाएगा
तो ये 5 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 44/35। मतलब एक चक्कर में इतना चक्कर लगाने वाला है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला, दूरी तय करने वाला, क्योंकि भाई साहब इसकी परिधि उतनी ही है, तो जितनी परिधि होगी साइकिल की उतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक चक्कर में ना। तो हमको बताना है कि 176 मीटर में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 176 में आप भाग दे दीजिए 44/35 से, तो 35 आपका ऊपर चला जाएगा, गुना में ये कटेगा 22 दूना 44, और ये कट जाएगा 22 से 8 बार में शायद कट जाना चाहिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है। और ये 2 से 4 बार में बचेगा 8, और 4 से 35, 140 के आसपास आ जाना चाहिए, 140 साइकिल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ पे ये वाला आंसर होगा b, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एकदम यूँ आप सॉल्व कर दीजिएगा। 57 कह रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आप इसका हुआ 14 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 20 दी गई है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो आपने पढ़ा होगा 2 पाई r, तो 2 पाई का वैल्यू 5/7, r यहाँ पे 14 है, इंटू h प्लस r, तो 20 और प्लस 14, तो यहाँ पे आप काट दीजिए 7 दूना 14, और ये आ जाएगा 88, और इसमें आप अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा कितना 34। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ये 57 था। 58 करिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, त्रिज्या 3 गुनी कर रहा है तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है। तो रेडियस अगर 3 टाइम करेगा तो 3 टाइम्स करने का मतलब इसका क्यूब करिए, तो 3 3 का 9 होती है 27 गुना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 27 टाइम्स जैसे कि बढ़ने वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण, तो विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, और ये दिया है 6√3 दिया है, और यहाँ पे तुरंत आप निकाल लीजिए भुजा साइड √3 होता है, तो आप देख सकते हैं कि 6√3 के इक्वल होगा, तो साइड कितना आ जाएगा 6, और कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो पूरा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, एकदम आप आंसर तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 59 था। यहाँ पे आगे आप 60 देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या ये, तो ये आपका रेडियस दिया, ये आपका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई r/l, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 880, तो पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, रेडियस आपको 14 दिया है, एल आप रहने दीजिए, इज इक्वल टू 880। तो यहाँ से आप 7 से 2 बार में काट सकते हैं, 2 से ऐसे कट जाएगा 440, 22 से ये कट जाएगा 22 दूना 44, 20, तो आपको एल कितना आ गया 20, स्लैंट हाइट जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ भी रहा है, आराम से 20 टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। कह रहे यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक अगर ये हैं तो उसके केंद्र का नियामक होगा, तो आप यहाँ पे 2 और -100 को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा -4, और 2 को डिवाइड करिए तो -2, यानी आपका ऑप्शन ए होने वाला है। इसको बिना देखे आप मार सकते हैं, 3 और 7 10, 10/2 5 ही भी आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा, इस स्टेप पे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि केंद्र तो व्यास के बीच में ही होता है ना, ठीक है। तो आराम से आप नियामक बता सकते हैं 61, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं 62 में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया A, B और C, और P कहाँ है AB पे है और Q इस पे है, और PQ जो है वो BC के पैरेलल है। यदि AB कह रहा है कि 3 है, ये आपका 3 है, I कह रहा है PB आपका 2 है, और AQ कह रहा है कि वो 6 है, तो QC आपका कह रहा है कि x बताइए। तो आपको पता है थेल्स थ्योरम से ऐसा क्वेश्चन हमने अभी बनाया था, 3/2 कर लीजिए, अब 6/x कर लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, x का वैल्यू 4 आ गया। आराम से B को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात फिर से दे दिया 9/4, तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, उनके संगत ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और इनके संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट यूज़ कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको टिक आउट कर सकते हैं।
आगे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर पी क्यू आर आप एक बना लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल, ठीक है। ये रहा आपका पी क्यू आर, तो कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू ये रहा इसका स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, तो त्रिभुज कौन तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो देखिए ये आपका कर्ण हो गया, तो पी क्यू अगर कर्ण है तो इसके सामने का ये वाला एंगल जो है वो 90 होगा, तो वो आर होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कहते हैं ये आपका छेदक रेखा हो जाएगा, सेकंड कहलाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो 66 कह रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। एक जीवा है, यहाँ पे हम लोग वृत्त थोड़ा सा बना लेते हैं। एक जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण ये बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट ए रहा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट बी रहा। अब यहाँ पे यदि हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे और एक स्पर्श रेखा में यदि ऐसे खींचे तो वो पूछ रहा है कि ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला और ये वाला जो एंगल होता है इसका योगफल आपका 180 डिग्री होता है, तो ये 60 होगा, तो डेफिनेटली आपका 120 होने वाला, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 66 अगला कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वृत्त पर तो आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। जब दो वृत्त आपस में रहते हैं और उसमें कुछ कंडीशन दिया हो तो फिर सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं। 68 कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पे एंगल ए जो है यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है ये बता रहा है कि वो एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, क्योंकि 0 से बड़ा या और 90 से छोटा जो होता है वो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होगा कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक हो जाएगा, तो फटाक से बी मार दीजिए और आगे बढ़िए ना। यहाँ पे कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 57 और tan स्क्वायर, तो कॉसेक को आप सेक में चेंज कर देंगे और जब आप सेक में चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो फाइनली आपका ये बी होने वाला है। अगला 70 जो है आपका cos 48 माइनस साइन 42, तो इसको चेंज करेंगे तो वही आ जाएगा साइन 42। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने बनाया था एक क्वेश्चन चेंज करके, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। 71 कह रहा है कि 2.13113 ऐसा कोई डॉट कर पूर्णांक संख्या नहीं, गलत है, ये परिमेय अपरिमेय बिल्कुल, यहाँ पे आप इसको अपरिमेय मार सकते हैं, अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका 71 हो गया। आगे आप देख सकते हैं कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। अब सह अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो यहाँ पे m जो है आप इसका वैल्यू 0 नहीं सोच सकते, निगेटिव नहीं सोच सकते, आप यहाँ पे 1 सोच सकते हैं, 2 सोच सकते हैं, 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है। डॉट 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 आगे तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक में कौन कौन आते हैं, 1 आते हैं, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 12, तो जो फोरियम है इन तीनों में जो फोरियम है वो हमेशा आपको एक इवन देने वाला है, एक सम देने वाला है, सम संख्या देने वाला है, और सम संख्या में सम संख्या जोड़िएगा तो सम ही रहेगा, तो ये भी सम रहेगा, ये भी सम रहेगा। लेकिन सम संख्या में एक आप जोड़िएगा तो ये ऑड है, तो सम संख्या में विषम संख्या से क्या हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा, तो ये आपको विषम देने वाला है, तो ये फाइनली आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 4m+1 हो जाएगा, 4m+2 नहीं होगा, 4m+4 नहीं होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, कह रहा है रैखिक बहुपद उसके शून्य का आपके एक ही हो सकते हैं, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, आपका अगला स्टेप हो जाएगा ऐसा कुछ 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, तो अगर आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 5, तो 5/2 आएगा और एक आपका -1 आएगा, तो 5/2 तो नहीं दे रहा लेकिन -1 दे रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। 75 का बी हो जाएगा। यहाँ पे आगे जैसे कि हम देख सकते हैं 76 जो कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 हो, तो px बाई gx का घात क्या होगा, px बाई gx का घात क्या होगा, तो डेफिनेटली 4 होना चाहिए। 77 क्या कह रहा है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा जानते हो माइनस ई वाई है, तो ये आपका आ जाएगा 11/6 करके ऐसा कुछ, ठीक है, माइनस ई वाई करके, तब रखोते हैं माइनस है तो प्लस तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये आपका 77 78 देख सकते हैं, कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ये कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, ठीक है ना। तो अगर दो चर है एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 है और 4x + 6y बराबर 15, तो इसके कितने हल होंगे, तो आप देख लीजिए कि कंडीशन निकाल लीजिए, a1/a2 तो 2/4 और b1/b2 3/6 और ये आपका आ जाएगा 5/15, तो क्या आ गया, ये कट के 1/2, ये भी कट के 1/2, बट ये जब कटा तो क्या आ गया 1/3, तो ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होने वाला है, यानी आपका ऑप्शन डी मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका 79 80 जो है वो क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं समांतर, हमेशा समपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी या समानुपाती दोनों होती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर संगत है तो सॉल्यूशन उसका होता है, तो संगत बोलते हैं उसको। आगे कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान बताएं, तो आप आराम से देख सकते हैं कि y है तो y वाला कोऑर्डिनेट आप ऐड कर दो, तो 11 में ऐड करना होगा आपको -5 और बाई 2 करके p यूज़ करना होगा, तो आपका आ जाएगा 11 में से 5 घटेगा तो 6/2 बराबर p, यानी कि आपका 3 आने वाला है, ठीक है। फिर राशि आप देख लीजिए कौन सी कोटि का है आपका, बिंदु -67 का कोटि है, तो पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं, तो -7 कोटि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 82 भी आपका सॉल्व हो गया। 83 एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस आप कैसे दिखा सकते हो, तो y अगर 0 हुआ तो आप वो वैल्यू कहाँ आ जाएगा, आपका x बराबर 0, तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y = 0, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू जैसे आप मान लो कि 4 रख दो तो y एक्सिस पे कहाँ जाओगे आप, यहाँ पे आओगे, अगर 3 कर दो तो यहाँ पे आ जाओगे, तो तो ऐसे ही करते करते कम करते जाओगे, तो ये ऐसे आते आते कहाँ चले जाओगे, x एक्सिस का पूछा जाए समीकरण, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ आप सेक को जब कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 80, तो पहले से दिया है तो इसको आप चेंज मत करना, सिर्फ इसको चेंज करना, और ये आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। कह रहे यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना हो तो इसके केंद्र के नियामक, तो आप तीनों को ऐड कर लो, x1 + x2 + x3/3 कर लो, तो 8 और 5 13 और उसमें -1 तो 12/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, x1 + x2 + x3/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, फिर इसको जोड़ दो तो ये 0/3 0, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 0 हो जाएगा। तो कह रहे यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है, तो आप पाई कर लो, तो 22/7 × 7 और प्लस उसमें डायमीटर यानी कि 14 और ऐड कर लो, दिए गया काम से, तो 4 2 6 और 2 1 3 यानी कि 36 आपका आने वाला है। आगे आप देख सकते हैं क्या करें, यदि वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2, आपने तो ऐसा पढ़ा है, प्रूफ भी किया होगा ऐसा। 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सिंपली फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका tan जो है इसको चेंज करेंगे आप, तो कॉट में जाएगा और कॉट 80 हो जाएगा, और tan 80 के साथ कॉट को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 1 होगा, और फिर ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, तो 1 × 1 आपका फाइनली ये 1 रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं 90 यदि tan थीटा √3 है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तब बताओ, √3 60 का होता है तो थीटा 60 यहाँ निकल के आएगा, और सेक 60 आप रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 करके आ जाएगा, सेक 60 तो 2 होता है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, देखिए यहाँ पे अपरिमेय नहीं है,
तो ये पाई तो अपरिमेय है, आप जानते होंगे। √7 भी अपरिमेय है, यहाँ पे √2/5 भी अपरिमेय है, ठीक है। तो ये सब के सब अपरिमेय नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो आपका शायद ऑप्शन ये वाला जो डी है ये सही हो जाना चाहिए। और ये आपका रूट में रूट से कटेगा और शायद दिख रहा है ये 16 3 से कटेगा तो 16×3 = 48 और ये 25, तो इसका वर्गमूल 5/4 और गुणे 3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने साइन सब में मार रखा है ABC में तीनों में, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो ये आपका 91 है। आगे आप 92 देख सकते हैं। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण इतना के, ठीक है, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आराम से आप कर सकते हैं -E/a, तो आपका 3/1 आने वाला है यहाँ पे ऑप्शन बी, आप ए चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो डी बराबर क्या लगाते हैं हम लोग, b² - 4ac, नहीं तो b² यानी कि 1/6 का 1/36 - 4ac, तो 4a की जगह 1 हो जाएगा और c की जगह -2, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/36 + 8/1, तो इसको आप कर लीजिए 1 + 2, तो कितना आ जाएगा 8 से 48 का 8 हाथ में 4 और 8 3 का 24, तो 24 और 4 कितना होता है 88, 288 और यहाँ पे बाई 36, नहीं तो 288 कितना आ गया 289/36, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे रूट के अंदर रख करके तो कितना आ जाएगा 17/6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कर। तो जो 2 जीरोज होंगे तो हमको पता होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर विवेचक जो d निकाले और बटा 2a ना, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पे अब कर सकते हैं ऐसा कुछ कि -b के जगह पे कितना है तो 1/6 है और ये रहा प्लस माइनस, और हमने √अंडर d का वैल्यू निकाल रखा है 17/6, तो ये कितना आ जाएगा -1 + 17/6 और ये बाई अभी 2a छूट रहा है यहाँ पे, ये तो हम लोग अभी -b प्लस -d निकाल रहे हैं, तो ये पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/6, तो ये अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, 2 × 16 2 × 6 8/3, ठीक है। अब 8/3 जो है ये आपका आ गया -b प्लस √अंडर d, ठीक है, और बाई 2a करिएगा तो 2 और a का वैल्यू 1, तो इसका मतलब हो गया कि 8/3 × 2, तो 2 से कट जाएगा तो 4/3, तो एक आपका आ गया 4/3 और वो भी प्लस में, तो 4/3 प्लस में आपको दिख रहा है कहीं यहाँ पे ये वाला, तो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि मैं इसको और एक और निकाल देता हूँ, तो -1/6 आप यहाँ देख सकते हैं -1/6, और अगर -17 हम लोग 6 ले लेते तो ये कितना आता -18/6 आ जाता, और इसको सॉल्व कर दे तो -9/3 आता, और फिर हम लोग इसमें 2a से डिवाइड करते हैं, यहाँ जो 2a आपको ये वाला दिखाई दे रहा है तो यहाँ 2 से और डिवाइड करते तो ये आपका आ जाता 3 3 × 9 यानी -3/2, परफेक्ट, ये भी आ गया और ये भी आ गया, यानी आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं क्या रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मस इतना है तो उनका लसा क्या होगा, ठीक है। तो गुणनफल जो दो संख्याओं का होता है वो बराबर होता है जो मस और गुणनफल उनका जो लसा होता है, तो 19 गुना में इधर लगा भाग दीजिए तो सिर्फ 19 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 19 से कम 19, ठीक है, 2 बच गया, तो 2 पर कितना आएगा 26 होगा, तो फिर 19 से कम 19 कितना बचेगा 7 और 76 1976 आराम से आपको दिख रहा है 114, ठीक है। तो यहाँ पे 95 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, बिल्कुल फैक्टर है ही, तो x बराबर -1 आराम से हो जाएगा, तो आप इसको आप -1 यूज़ कर लीजिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आप 96 देख सकते हैं, कह रहा है क्या कि समीकरण निकाय इतना और इतना के आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो संपाती समांतर क्या है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ने कारनामा कर रखा है पहले से, ठीक है जिनके मैंने ये क्वेश्चन सीट लिए थे उन्होंने ऐसा कुछ इस पर कर रखा है। खैर, तो आप यहाँ पे निकाल लो ना, a1/a2 6/3 करना पड़ेगा आपको, फिर आपको -2/-1 करना पड़ेगा और फिर आपको 9/12 करना पड़ेगा, ठीक है, 9/12। तो कैंसिल करके देखिए कितना आ जाएगा 2, ये भी कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2, तो इक्वल आ गया, और यहाँ पे तो इक्वल नहीं आएगा ना तो पैरेलल हो जाएगा, समांतर, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 96 का 97 का आप देख सकते हैं इतना दिया हुआ है और ये b = इतना, तो कह रहा है तब लसा e और b का होगा, तो पहले तो कॉमन देख लो आप, तो 2 का पावर 3 यहाँ है, 2 का पावर 4 यहाँ है, तो भाई मैं बोलूँगा कि पहले 2 का पावर 3 आप निकालो,
3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ भी है तो आप उसको 5 निकाल लो, 7 यहाँ भी नहीं है तो 7 ले लो, 3 यहाँ नहीं था वो भी अब लेना पड़ेगा, और ये जो है 2 का पावर 4 था और 3 तो कॉमन 3 था ना, तो आपको एक और फिर से 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16 बचे 80 और गुने 21, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 0, 16 80। ऑप्शन डी आपका मैच कर गया, उसको मारिए और भागिए आगे 97। और आपका 98 किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा, तो आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा आप इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आपका ये 2x होने वाला है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होने वाला है। तो मिला लीजिए आप x² - 2x - 15, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, इसको मारिए और आगे बढ़िए। समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर है, सार्व अंतर आराम से आप निकाल सकते हैं, -6 में से घटा दीजिए आप -10, तो -6 ये +10 हो जाएगा, तो सोचो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, यहाँ पे भी आपको दिख गया होगा। ठीक है, और 100 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए द्विघात समीकरण नहीं है कह रहा है, ये तो फर्स्ट में दिख गया कि है, हमको नहीं वाला ढूंढना है ना जी, तो यहाँ पे नहीं वाला ढूंढना है, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये ऑप्शन सी सही हो, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का अलग तोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 2x² फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और इधर भी 2x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब x² वाला टर्म कट जाएगा तो फिर द्विघात रहा नहीं, और यहाँ पे आपका ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण है, तो ये कह रहा है कि कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थियों को इस भीषण कोरोना काल के बाद इस परीक्षा को कुछ अच्छे तरीके से देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस रहा, प्लीज़ आप इन्हें देखिए समझिए, और अगर कहीं कोई त्रुटि मिले तो प्लीज़ आप हमें अपना भाई समझ करके क्षमा कर दीजिए, और उसे मुझे सूचित करें ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं, ठीक कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।